पाठ 2 ध्वनियाँ, वर्ण तथा लेखन व्यवस्था फोन्स, लेटर्स एंड राइटिंग सिस्टम। पढ़िए और समझिए। ध्वनि तथा वर्ण, फोन एंड अल्फाबेट। पिछले अध्याय में आप मौखिक, उच्चरित और लिखित भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको बताया गया था कि मौखिक भाषा का आधार मानव मुख से उच्चरित ध्वनियाँ फोन्स होती हैं तथा लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं जिन्हें लिपि चिन्ह या वर्ण अल्फाबेट्स कहते हैं। अतः यदि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चरित रूप। अलग अलग लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में प, त, क जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं उन्हीं ध्वनियों को रोमन लिपि में पी, टी, के वर्णों से व्यक्त किया जाता है। ध्वनियाँ तथा उनका उच्चारण, फोन्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ध्वनियों का उच्चारण कैसे करते हैं? यह तो आप जानते ही हैं कि हम सब नाक से सांस, श्वास लेते हैं जो हमारे फेफड़ों, लंग्स में जाती है और बोलते समय मुख के रास्ते से बाहर निकाल दी जाती है। क्या आप मुंह बंद करके बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जब यह सांस, श्वास मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तब दो कार्य हो सकते हैं। एक, या तो इस वायु को बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकाल दिया जाए। दो, या जीभ अथवा निचले ओंठ द्वारा इसके रास्ते में रुकावट या अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न किया जाए। ध्यान रखिए, भाषिक ध्वनियों के उच्चारण में ये दोनों ही कार्य होते हैं। कुछ ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और कुछ ध्वनियों के उच्चारण में इस वायु के रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है। हम सबके मुंह में रुकावट पैदा करने वाले दो अंग हैं, निचला ओठ तथा जीभ। इनको उच्चारण अवयव, आर्टिकुलेटर्स कहा जाता है। ये उच्चारण अवयव मुख में आगे पीछे, ऊपर नीचे जाकर वायु के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं और इसी रुकावट के कारण अनेक ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप च ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर उठकर तालु को स्पर्श करती है जिससे मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जबकि आ ध्वनि के उच्चारण में जीभ ऊपर तो उठती है पर इतना ऊंचा नहीं उठती कि वायु का रास्ता अवरुद्ध हो सके। अतः आ के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट या अवरोध के बाहर निकल जाती है। स्वर तथा व्यंजन ध्वनियां, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। स्वरों के उच्चारण में जीभ ऊपर नीचे तो आती जाती है पर इतना ऊपर नहीं जाती कि हवा का रास्ता रुक सके। आप स्वयं अ, इ, उ, ए आदि सभी स्वरों का उच्चारण करके देखिए। आप अनुभव करेंगे कि मुख के ऊपरी जबड़े और जीभ के बीच काफी जगह, स्पेस रह जाती है जिसके बीच से वायु बिना किसी रुकावट या अवरोध के बाहर निकल जाती है। व्यंजन। जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण अवयव निचला ओठ या जीभ ऊपर उठकर ऊपरी जबड़े को या तो स्पर्श करके हवा का रास्ता रोकते हैं या उसके इतने निकट पहुंच जाते हैं कि दोनों के बीच बहुत कम जगह रह जाती है और वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। स्पर्श हो या घर्षण, बाहर निकलने वाली वायु का मार्ग दोनों ही में अवरुद्ध हो जाता है और इस अवरोध, रुकावट के फलस्वरूप जो ध्वनियां उच्चरित होती हैं वे व्यंजन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, त व्यंजन के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांत को जाकर स्पर्श करती है और हवा का रास्ता रोकती है तथा स व्यंजन के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांतों के बहुत निकट आ जाती है। जीभ और दांतों के बीच बहुत कम जगह रह जाती है और वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है।
व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ या ओंठ मुख के ऊपरी जबड़े के विभिन्न स्थानों पर या स्थानों के निकट पहुंचकर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं। इसके अलावा व्यंजन की एक विशेषता यह भी है कि जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप इंडिपेंडेंटली से किया जाता है तो हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जो व्यंजन स्पर्श प्रयास से उत्पन्न होते हैं वे स्पर्शी व्यंजन स्टॉप्स कहलाते हैं तथा जो घर्षण प्रयास से उत्पन्न होते हैं उन्हें संघर्षी व्यंजन फ्रिकेटिव्स कहा जाता है। स्वरों एवं व्यंजनों के भेद। स्वरों के भेद। 1. जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है इस आधार पर। मुख्य रूप से स्वरों के भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग ले रहा है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग लेता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। जिनमें बीच का भाग लेता है वे मध्य स्वर तथा जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग लेता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। हिंदी के स्वरों को हम इन आधारों पर इस प्रकार बांट सकते हैं। अग्र स्वर ई, री, ए, ऐ। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ, उ, ऊ, ओ, औ, आ। 2. मुख अथवा मुख और नासिका दोनों से वायु बाहर निकलने के आधार पर। प्रारंभिक कक्षाओं में आपको बताया गया था कि हिंदी में 2 तरह के स्वर मिलते हैं, परंपरागत स्वर तथा नासिकीयकृत स्वर अथवा अनुनासिक। परंपरागत स्वर वे सभी स्वर हैं जो संस्कृत से हिंदी को प्राप्त हुए हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है, नाक का रास्ता बंद रहता है। इस वर्ग में आने वाले स्वरों के वर्ण हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा ओ। नासिकीयकृत स्वर या अनुनासिक ये संस्कृत में नहीं थे, इनका विकास हिंदी में हुआ। इनके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों के रास्ते बाहर निकलती है। इस वर्ग में आने वाले स्वरों के वर्ण हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा ओ। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर एवं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। 1. उच्चारण स्थान के आधार पर। बच्चों, यह तो आप जानते ही हैं कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। इस अवरोध को उत्पन्न करने वाले 2 अंग हैं, जीभ तथा निचला ओंठ। इन्हें उच्चारण अवयव आर्टिकुलेटर्स कहा जाता है। ये उच्चारण अवयव मुख के ऊपरी जबड़े के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहा जाता है। प्रमुख उच्चारण स्थान हैं ऊपर का ओठ, ऊपर के दांत, वर्ड्स, ऊपर दांतों के पीछे का कठोर भाग, तालु, मूर्धा, कंठ, स्वर यंत्र आदि। इन स्थानों पर अवरोध होने के कारण जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं वे क्रमशः ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, वत्स्य, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य आदि कहे जाते हैं। निम्नलिखित तालिका से उच्चारण के स्थान पर होने वाले व्यंजनों के वर्गीकरण को समझा जा सकता है। कंठ्य क वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा। तालव्य च वर्ग च, छ, ज, झ, य। मूर्धन्य ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। दंत्य त वर्ग त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य प वर्ग प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ्य व,
फ, वत्स्य, स, ज, र, ल। स्वर यंत्रीय ह। दो, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रयत्न इस प्रकार हैं। क, उच्चारण अवयवों द्वारा किए जाने वाला अवरोध। ख, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न होने वाला कंपन। ग, श्वास या प्राण की मात्रा। घ, वायु के मुख से या मुख और नासिका दोनों से बाहर निकाला जाना। क, उच्चारण अवयवों द्वारा किए जाने वाले अवरोध की प्रकृति के आधार पर व्यंजनों के भेद। एक, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ या निचला ओठ ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श करते हैं और मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध उत्पन्न करते हैं। पांचों वर्गों के सभी 25 व्यंजन स्पर्शी व्यंजनों के उदाहरण हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। दो, संघर्षी व्यंजन। इन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ तथा निचला ओठ ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श तो नहीं करते, पर उनके इतना अधिक निकट पहुंच जाते हैं कि मुख से बाहर निकलने वाली वायु इन दोनों के बीच से घर्षण करती हुई निकलती है। इस प्रयत्न के फल स्वरूप जो व्यंजन उच्चरित होते हैं वे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इस वर्ग में आने वाले हिंदी के व्यंजन हैं स, श, श, ह, ज, फ आदि। 3, अंतस्थ व्यंजन। इस वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं य, र, ल तथा व। संस्कृत आचार्यों ने इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा था। इन सभी व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों द्वारा मुख में अवरोध तो उत्पन्न किया जाता है, पर अवरोध की मात्रा कम होती है। इस वर्ग में आने वाले व्यंजनों के 3 भेद किए जाते हैं। एक, अर्धस्वर व्यंजन। य, व दोनों अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ उच्चारण अवयव स्वरों की तुलना में अधिक और व्यंजनों की तुलना में कम ऊपर उठती है, अतः ये न तो पूरी तरह व्यंजन होते हैं और न ही स्वर। भाषा विज्ञान में इसीलिए इन्हें अर्धस्वर व्यंजन कहा गया है। 2, लुंठित व्यंजन। इसके अंतर्गत र व्यंजन आता है। इसके उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी जबड़े के आगे के भाग में पहुंचकर आगे पीछे झटके से गिरती है। भाषा विज्ञान में इसे लुंठित कहते हैं। 3, पार्श्विक व्यंजन। इस वर्ग में आने वाला व्यंजन ल है। इसका उच्चारण कराते समय जीभ की नोक ऊपरी जबड़े के आगे के भाग में स्पर्श कर एक ओर या दोनों ओर पार्श्व बनती है और मुख से बाहर निकालने वाली वायु इसी पार्श्व से होकर बाहर निकलती है। भाषा विज्ञान में इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। 4, उत्क्षिप्त व्यंजन। हिंदी के ड़ तथा ढ उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है। 5, अयोगवाह। संस्कृत के आचार्यों ने अनुस्वार, अंग एवं विसर्ग अह को अयोगवाह कहा था। वर्णमाला में इनके चिन्हों को अ स्वर का आधार लेकर अंग तथा अह के रूप में दर्शाया गया है। अ स्वर को आधार बनाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि ये शब्दों में अन्य व्यंजनों के साथ नहीं आ सकते। चूंकि वर्णमाला के अन्य सभी व्यंजनों में अ स्वर समाहित है, अतः इन व्यंजनों को भी अ का आधार लेकर दिखाया गया है। इनको अयोगवाह कहने का संभवतः यही आधार रहा होगा। ख, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न होने वाले कंपन के आधार पर
व्यंजनों के भेद। अघोष तथा सघोष व्यंजन। आप लोग जानते ही हैं कि हम सबके गले में एक स्वर यंत्र होता है जिसमें मांसपेशियों से बनी दो स्वर तंत्रियां वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जब हम बोलते हैं तब फेफड़ों से निकलकर आने वाली वायु इन्हीं स्वर तंत्रियों से टकराती है और इनमें कंपन पैदा हो जाता है और इनमें से एक गूंज निकलने लगती है। कंपन के कारण कभी ये एक दूसरे के निकट आती हैं तो कभी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। जब ये परस्पर निकट आती हैं तब इनकी गूंज इनके बीच से निकलने वाली वायु में शामिल हो जाती है और जब ये दूर दूर होती हैं तब यह गूंज शामिल नहीं होती। संस्कृत में स्वर तंत्रियों की इसी गूंज को घोष या नाद कहा गया था। जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों की गूंज, नाद या घोष मुख से बाहर निकलने वाली वायु में शामिल रहती है, वे सघोष कही जाती हैं और जिनके उच्चारण में यह गूंज शामिल नहीं रहती, वे अघोष कही जाती हैं। हिंदी में अघोष तथा सघोष व्यंजन इस प्रकार हैं। अघोष व्यंजन विसर्ग क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। सघोष व्यंजन अनुस्वार अंग ग, घ, अंगा, ज, झ, य, ड, ढ, ळ, ड, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। ग श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन। अल्प का अर्थ है कम तथा महा का अर्थ है अधिक तथा प्राण का अर्थ है वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके विपरीत जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में पांचों वर्गों के पहले और तीसरे तथा पांचवें व्यंजन अल्प प्राण हैं तथा दूसरे और चौथे व्यंजन महाप्राण। जैसे अल्प प्राण व्यंजन विसर्ग क, ग, अंगा, च, ज, य, ट, ड, ळ, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ड़। महाप्राण व्यंजन अनुस्वार अंग ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह, ढ। घ मुख और नासिका से वायु के बाहर निकलने या ना निकलने के आधार पर व्यंजनों के भेद। नासिक के व्यंजन तथा निर्नुनासिक मौखिक व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका दोनों मार्गों से बाहर निकलती है वे व्यंजन नासिक व्यंजन कहलाते हैं तथा जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती हैं वे मौखिक या निर्नुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। निर्नुनासिक ध्वनियों का उच्चारण करते समय नासिका मार्ग स्वतः बंद हो जाता है। इस तरह नासिक के व्यंजन में पांचों वर्गों के पंचमाक्षर म, न, ळ, ञ, अंगा तथा अनुस्वार आते हैं। इनको छोड़कर अन्य जितने भी व्यंजन हैं वे सब निर्नुनासिक हैं। महत्वपूर्ण ध्वनियां और उनके वर्ण। रि स्वर। यह पहले भी बताया जा चुका है कि संस्कृत में रि एक स्वर ध्वनि थी। अन्य स्वरों की तरह ही इसके उच्चारण में भी वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती थी। हिंदी तक आते आते स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया। हिंदी भाषा भाषी इसका उच्चारण र जमा ई रि के रूप में करने लगे और आज यही हिंदी का मानक उच्चारण बन गया है। हिंदी में रिक्शा तथा ऋषि शब्दों की पहली ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है।
चूंकि संस्कृत के रि स्वर से बनने वाले अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं, तो अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए हम आज भी उनको उसी वर्तनी स्पेलिंग से लिखते हैं जैसे संस्कृत में लिखते थे। अतः ध्यान रखिए, लिखते समय ऋषि, कृपा, ऋचा आदि शब्द रि वर्ण से ही लिखे जाएंगे, भले ही इनका उच्चरित रूप ऋषि, कृपा, ऋचा हो गया है। अनुनासिक। अनुनासिक एक नासिकीयकृत स्वर ध्वनि नेजलाइज्ड वावल है। यह तो आप जानते ही हैं कि समस्त नासिक के ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख और नासिका दोनों रास्तों से बाहर निकलती है। संस्कृत से हिंदी को जो स्वर मिले थे वे सब निर्नुनासिक, नॉन नेजल या मौखिक, ओरल थे, अर्थात उनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता था और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती थी। हिंदी में आने के बाद सभी स्वरों का उच्चारण दो तरह से होने लगा। एक, संस्कृत की तरह केवल मुख से वायु को बाहर निकालकर। दो, मुख और नासिका दोनों मार्गों से वायु को बाहर निकालकर। पहले प्रकार के स्वरों को मौखिक स्वर, ओरल वावल कहा गया तथा दूसरे प्रकार के स्वरों को नासिक के स्वर, नेजल वावल या अनुनासिक कहा गया। चूंकि सभी अनुनासिक अपने निकटवर्ती मौखिक स्वरों की तुलना में शब्द का अर्थ बदलने लगे, इसलिए हिंदी में समस्त अनुनासिक स्वर महत्वपूर्ण हो गए, जैसे भाग, भांग, गोद, गोंद, सवार, सवार आदि। अतः अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। सभी स्वरों और उनकी मात्राओं के चिन्ह तो हिंदी को संस्कृत से मिले ही थे। आवश्यकता इस बात की थी कि अनुनासिकता के लिए भी कोई चिन्ह या वर्ण बनाया जाए जिससे लिखित भाषा में भी मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर में अंतर किया जा सके। अतः अनुनासिक के लिए दो चिन्ह बिंदु तथा चंद्र बिंदु बनाए गए। जैसा आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली रहता है, अर्थात कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता, उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, तथा जिनके ऊपर स्थान खाली नहीं होता, अर्थात मात्रा का अंश मौजूद रहता है, उनके ऊपर बिंदु लगाया जाता है। जैसे चंद्र बिंदु, अंगीठी, गांव, आंख, सांच, पूंछ, पांच आदि। बिंदु, सिंचाई, में, मैं, चोंच, हैं, पोछा आदि। अनुस्वार। जहां अनुनासिक एक नासिकीकृत स्वर नेजलाइज्ड वावल है, वहीं अनुस्वार एक नासिकीकृत व्यंजन नेजलाइज्ड कॉन्सोनेंट है। नासिक के व्यंजन होने के कारण इसके उच्चारण में भी वायु मुख और नासिका दोनों मार्गों से बाहर निकलती है। हिंदी में अनुस्वार या तो शब्द के मध्य में आता है या शब्द के अंत में, तथा इसका अपना कोई निर्धारित उच्चारण नहीं होता। शब्द के मध्य में इसका उच्चारण उस व्यंजन पर निर्भर करता है जो इसके बाद में आता है। अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी व्यंजन के वर्ग के नासिक्य के रूप में उच्चारित होने लगता है। उदाहरण के लिए, क वर्ग के व्यंजनों के पहले अनुस्वार का उच्चारण क वर्ग के नासिक्य अंगा के रूप में, च वर्ग के व्यंजनों के पहले य के रूप में, ट वर्ग के व्यंजनों के पहले ळ के रूप में, त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में और प वर्ग के व्यंजनों के पहले म के रूप में होने लगता है। अनुस्वार को लिखकर दिखाने के लिए बिंदु का चिन्ह बनाया गया है, जो शब्द में अनुस्वार के पहले आने वाले स्वर प्रीसीडिंग वावल के ऊपर लगाया जाता है। देखिए कुछ उदाहरण। गंगा, गंगा। पंकज, पंकज। कंचन, कंचन। पंजाब, पंजाब। कंटक, कंटक। पंडित, पंडित। हिंदी, हिंदी। शांत, शांत। चंपा, चंपा। अंबा, अंबा। इसके अतिरिक्त शब्द के अंत में अनुस्वार का उच्चारण हमेशा म के रूप में ही होता है।
जैसे अहम, अहम, स्वयं, स्वयं, पुस्तकम, पुस्तकम आदि। वर्णमाला में अनुस्वार को अ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंग रूप में दिखाया जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुस्वार केवल अ स्वर के बाद ही आएगा। यह किसी भी स्वर के बाद आ सकता है, जैसे आ, भांजा, कांड, ई बराबर इंदु, हिंदी, उ बराबर गुंजन, सुंदर, ए बराबर पेंट, केंद्र आदि। मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार अनुस्वार को सदैव बिंदु से लिखना चाहिए, उसके वर्ण से नहीं। अर्थात हिंदी तथा चंपा अमानक है। इसके मानक रूप हैं हिंदी तथा चंपा। विसर्ग। संस्कृत में ह ध्वनि का उच्चारण दो तरह से होता था, इसलिए वहां उच्चारण के स्तर पर ह के उच्चारण के लिए दो तरह की ध्वनियां थीं। एक अघोष वॉइसलेस तथा दूसरी सघोष वॉइस्ड। अघोष ध्वनि को लिखकर व्यक्त करने के लिए विसर्ग का चिन्ह बनाया गया था तथा सघोष ध्वनि के लिए ह चिन्ह। हिंदी में अघोष ध्वनि अर्थात विसर्ग ध्वनि का उच्चारण समाप्त हो गया और इसे भी सघोष ह की तरह से ही बोला जाने लगा। उदाहरण के लिए हिंदी में प्रातः तथा सुबह शब्दों की अंतिम ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है, पर जहां तक लेखन का प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता था, यदि वे हिंदी में आ गए हैं तो उनको विसर्ग के साथ ही लिखा जाता है, जैसे स्वतः, अतः, मतिः, प्रायः आदि, परंतु इनका उच्चारण क्रमशः स्वतः, अतः, मतिः, प्रायः आदि के रूप में ही किया जाता है। ध्यान रखिए, विसर्ग एक व्यंजन ध्वनि है जिसका हिंदी में उच्चारण ह की तरह से ही होता है और उसका चिन्ह है आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण। आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई, अर्थात आगत ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो हिंदी में अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं। इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रकार की ध्वनियां हैं। चूंकि ये ध्वनियां पहले से हिंदी में नहीं थी, अतः इनके वर्ण भी नहीं थे। हिंदी में इनके लिए नए वर्ण भी बना लिए गए हैं। ये ध्वनियां और उनके लिए विकसित वर्ण इस प्रकार हैं। आगत स्वर। आगत स्वर है अ। इस स्वर का उच्चारण समझने के लिए अंग्रेजी शब्द डॉक्टर या कॉफी का उच्चारण करके देखिए। इन शब्दों में आने वाले अ स्वर के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। इसके उच्चारण में ओंठ हिंदी के ओ स्वर के उच्चारण से कुछ अधिक गोल होते हैं और ओ की तुलना में कुछ कम। हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्दों के आ जाने के कारण यह स्वर आ गया है और इसके लिए अ चिन्ह बना लिया गया है। अन्य उदाहरण हैं बॉल, शार्प, टॉय, स्टॉप, बॉस आदि। आगत व्यंजन। हिंदी में दो व्यंजन ध्वनियां अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा अनेक यूरोपियन भाषाओं के शब्दों के आ जाने के कारण आ गई हैं। इनके लिए देवनागरी लिपि में पहले से मौजूद वर्णों के नीचे बिंदु या नुक्ता लगाकर नए चिन्ह बना लिए गए हैं। ये आगत व्यंजन हैं ज तथा फ। इन ध्वनियों से बनने वाले शब्दों के सही उच्चारण को सुनकर इनको सही लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए तथा इनसे मिलती जुलती ध्वनियों ज तथा फ से इनके अंतर को सुनकर पहचानना सिखाना चाहिए। नीचे दी गई तालिका में इनके अंतर को स्पष्ट करने वाले कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। परंपरागत वर्णों से बनने वाले शब्द, नव विकसित वर्णों से बनने वाले शब्द। फन, छत्र के आकार का सांप का सिर। फन, हुनर। फूल, पुष्प। फूल, मूर्ख, अंग्रेजी शब्द। सजा, सजाना क्रिया का रूप। सजा, दंड। जरा, बुढ़ापा। जरा,
थोड़ा। हिंदी की मानक वर्तनी। हिंदी में मानक रूप से कैसे लिखा जाए, इसके कौन कौन से नियम हैं, इन सब की चर्चा पिछली कक्षाओं में की जा चुकी है और यह अपेक्षा की जाती है कि कक्षा 8 तक के सभी छात्र मानक रूप में लिखना सीख चुके होंगे। फिर भी यह देखा गया है कि अनुस्वार, अनुनासिक, आगत ध्वनियों, र के विभिन्न रूपों आदि के लेखन में अनेक छात्र गलतियां करते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनियों के बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जहां तक र के विभिन्न रूपों तथा उनके नियमों का प्रश्न है, इनके बारे में यद्यपि पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हो चुकी है, फिर भी दोहराने के लिए पुनः चर्चा की जा रही है। र व्यंजन के संयुक्त रूप। र व्यंजन के उच्चारण से सभी छात्र परिचित हैं। र व्यंजन को लिखकर व्यक्त करने के लिए 3 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, र, रेफ तथा पदेन, जो 3 भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए हैं। ये 3 स्थितियां इस एक, र जमा स्वर। यदि र किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र वर्ण से लिखा जाएगा। देखिए कुछ उदाहरण। र जमा आ जमा न जमा ई बराबर रानी। र जमा ओ जमा ग जमा अ बराबर रोग। र जमा ए जमा ख जमा आ बराबर रेखा। र जमा उ जमा प जमा अ जमा य जमा आ बराबर रुपया आदि। 2. र जमा व्यंजन। यदि स्वर रहित र किसी स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे दूसरे वर्ण से लिखा जाएगा। इस वर्ण को रेफ कहते हैं। यह हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगता है जिस व्यंजन के साथ र मिलाकर बोला जा रहा है। जैसे ध जमा अ जमा र जमा म जमा अ बराबर धर्म। अ जमा र जमा थ जमा अ बराबर अर्थ। स जमा अ जमा र जमा प जमा अ बराबर सर्प। त जमा अ जमा र जमा क जमा अ बराबर तर्क आदि। 3. स्वर रहित व्यंजन जमा र। यदि कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को तीसरे वर्ण से लिखा जाता है। इसे पदेन कहा जाता है। इसकी 3 स्थितियां संभव हैं। क स्वर रहित खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा र। क जमा र बराबर क्र। प जमा र बराबर प्र। त जमा र बराबर त्र। म जमा र बराबर म्र आदि। जैसे क्रम, भ्रम, प्रकाश, प्रेम, यात्रा, ग्रह, ध्रुव आदि। स्वर रहित खड़ी पाई वाला व्यंजन श जमा र। जिस तरह संस्कृत में लिखा जाता था उसी तरह लिखा जाएगा। संस्कृत में श ध्वनि के लिए 2 वर्ण थे, श तथा श्र। श जमा र री के लिए श्र वर्ण बनाया गया था तथा श जमा अन्य व्यंजन के लिए श। अतः श जमा र बराबर श्र के रूप में तथा श जमा री बराबर श्री के रूप में लिखा जाएगा। जैसे श जमा र बराबर श्रम, आश्रय, प्रश्रय, श्रीमान, राजश्री, विश्राम आदि। श जमा री बराबर श्रृगाल, श्रृंगार, श्रृंग आदि। श जमा र री के अलावा कोई भी व्यंजन जैसे श जमा य बराबर श, श जमा व बराबर श्व आदि। देखिए उदाहरण। श्यामा, वैश्य, श्वास, श्वान आदि। ख
स्वर रहित अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा र। आप जानते ही हैं कि अधूरी खड़ी पाई वाले कुल 6 वर्ण हैं: ट, ठ, ड, ढ, द तथा ह। इनको भी 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक, वे वर्ण जिनमें अधूरी खड़ी पाई ऊपर तथा नीचे दोनों ओर आती है, जैसे द तथा ह। चूंकि द ह में नीचे भी खड़ी पाई का अंश मौजूद है, अतः र का पदेन चिन्ह इन दोनों में भी नीचे खड़ी पाई में इस प्रकार लगेगा: त्र तथा र। 2, वे वर्ण जिनमें अधूरी खड़ी पाई केवल ऊपर के भाग में आती है, नीचे नहीं, जैसे ट, ठ, ड, ढ। इनमें पदेन र हलंत के साथ जोड़ दिया जाएगा, जैसे ट जमा र बराबर ट्र, ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र आदि। ड जमा र बराबर ड्र, ड्रामा, वाड्रा, ड्रिंक आदि। जहां तक ठ जमा र तथा ढ जमा र का प्रश्न है, इनसे मिलकर बनने वाला कोई भी शब्द हिंदी में नहीं है। ग, स्वर रहित बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा र। इस वर्ग में 2 वर्ण आते हैं, छ तथा र। ध्यान रखिए, हिंदी में कोई भी शब्द नहीं है जिसमें छ जमा र आते हों, अतः इनके संयुक्त रूपों के लिखने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक र जमा र के रूपों का प्रश्न है, इस पर दूसरा नियम लागू होता है, अर्थात इसे र से र के रूप में लिखा जाता है, जैसे गुर्राना, बर्रे आदि। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। संस्कृत में कुछ संयुक्त व्यंजनों के लिए एक वर्ण वाले चिन्ह बनाए गए हैं। हिंदी की वर्णमाला के अंत में आने वाले क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र ऐसे ही वर्ण हैं। इन वर्णों की रचना निम्नलिखित ध्वनियों के मेल से हुई है: क्ष, यह वर्ण क तथा श व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है, जैसे रक्षा, शिक्षा, कक्षा, दक्ष, यक्ष आदि। त्र, यह त तथा र व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है। हिंदी की मानक वर्तनी के अनुसार इसका मानक रूप है त्र, जैसे यात्रा, पत्र, पुत्र आदि। ज्ञ, यह ज तथा य व्यंजन ध्वनियों से मिलकर बना है, पर हिंदी भाषा भाषी इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में करते हैं, जैसे आज्ञा, ज्ञानी, प्रतिज्ञा आदि। श्र, यह श तथा र व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसका उच्चारण श्र के रूप में किया जाता है, जैसे श्रम, परिश्रम, श्रद्धा, श्रीमान इत्यादि। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और उनका शोधन। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण का अत्यंत महत्व है। हिंदी के संदर्भ में तो यह बात और भी सत्य है, क्योंकि यह भाषा अधिकांशतः जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। हिंदी में जो अशुद्धियां दिखाई देती हैं, उनका मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण ही है। नीचे उन शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनके उच्चारण में सामान्यतः अशुद्धियां होती हैं। इस कारण लेखन में भी अशुद्धियां हो जाती हैं। ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध, अत्यधिक, अत्यधिक, आयु, आयु, ऐक्य, ऐक्य, दिवाली, दिवाली। 2, अल्प प्राण, महाप्राण संबंधी अशुद्धियां: श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, वृद्धा, वृद्धा, धोखा, धोखा। 3, व और ब संबंधी अशुद्धियां: बिलास, विलास, विष, विष। 4, रि और र की अशुद्धियां: भ्रष्ट, भ्रष्ट, स्मृति, स्मृति, दृष्टि, दृष्टि। 5, र के प्रयोग की अशुद्धियां: अर्थ, अर्थ,
चंदर, चंद्र, प्रणाम, प्रणाम। 6. ज्ञ और ज्ञ की अशुद्धियां। योग्य, योग्य, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, यज्ञ, यज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। 7. नासिक व्यंजन ण की अशुद्धियां। गंडेश, गणेश, रामायण, रामायण, शरण, शरण, रामायण, रामायण। 8. र ड़ की अशुद्धियां। उजारना, उजाड़ना, लड़ाई, लड़ाई, लड़की, लड़की। 9. श, श तथा स की अशुद्धियां। अशोक, अशोक, नास, नाश, संकट, संकट, भविष्य, भविष्य, भविष्य। 10. क्ष के स्थान पर छ की अशुद्धियां। क्षमा, क्षमा, लक्षण, लक्षण, नक्षत्र, नक्षत्र, कछा, कक्षा। 11. न और ण की अशुद्धियां। प्राण, प्राण, गणित, गणित, टिप्पणी, टिप्पणी। 12. अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां। अंग, अंग, पंखा, पंखा, संकट, संकट। 13. ड़ और ढ की अशुद्धियां। काढ़ना, काढ़ना, खिड़की, खिड़की, चढ़ना, चढ़ना, टेढ़ा, टेढ़ा। 14. अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। अंगुली, अंगुली, कंस, कंस, कांच, कांच, जंग, जंग। हमने सीखा स्वरों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। अवरोध या रुकावट उत्पन्न करने वाले उच्चारण अवयव हैं जीभ तथा निचला ओठ। वर्ण स्वयं में ध्वनि नहीं है, बल्कि ध्वनियों के लिए बनाए गए लिपि चिन्ह हैं। हिंदी में री स्वर का उच्चारण स्वर के रूप में न होकर री व्यंजन र तथा स्वर ई का संयुक्त रूप के रूप में किया जाता है। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी वायु को बाहर निकालकर किया जाता है। इसको लिखकर व्यक्त करने के लिए 2 वर्ण बनाए गए हैं, चंद्र बिंदु तथा बिंदु। जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली होता है उन पर चंद्र बिंदु तथा जिनके ऊपर स्थान खाली नहीं होता है उन पर बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार आश्रित नासिक के व्यंजन है, इसका चिन्ह भी बिंदु है। मानक वर्तनी में अनुस्वार को पंचम वर्ण से न लिखकर बिंदु से ही लिखे जाने का प्रावधान है। विसर्ग भी एक व्यंजन है। संस्कृत में इसका उच्चारण अघोष ह के रूप में होता था। हिंदी में यह उच्चारण समाप्त हो गया है और इसे भी ह व्यंजन के रूप में ही बोला जाता है। हिंदी में र व्यंजन क्रमशः 3 अलग अलग वर्ण र, र तथा र बनाए गए हैं।